अरे कोनिचिवा मीना-san। 87 एंसेस्ट्री। चैप्टर की शुरुआत में हम देखे रेमलिन को, जो कि पूरी तरह से थक चुकी है। चलते चलते उसके पैर भी कांपने लग गए हैं। वो थक कर कांपते हुए ही कहती है, हम लोग दूर बस चल रहे हैं, मैं तो मरने ही वाली हूँ। थक कर जमीन पर नीचे गिर जाती है। डियर यहाँ पर नीचे गिरे हुए रेमलिन को देखता है। गिल्टा और रूदो ये दोनों ऐसे ऊपर देखे जा रहे थे। दिखाया जाता है ये सिटी के बाहर वाली वॉल, जहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स बनाए गए थे, जिसे देख कर रूदो सोचता है क्या इस वॉल पर ऐसी कोई जगह भी है जहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं। तभी आगे बढ़ रहे थे, रेमलिन नीचे गिरी हुई थी। कहती है तुम मॉन्स्टर कहीं के, यहाँ से होल टाउन तक 10 माइल्स का डिफरेंस है। हाँ ठीक है कि हमें होल टाउन तक क्लीनर्स ने गाड़ी से छोड़ दिया था, पर फिर भी तुम लोग चल कर भी थके कैसे नहीं हो। हमें बताया जाता है क्लीनर्स कचरे के पाइल्स में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या फिर ट्रैश भी से लड़ने के बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। उन्हें ज्यादा चलने की जरूरत होती है, तो उनके लिए इतना चलना ये काफी नॉर्मल बात है। गिल्टा ऐसे कंसोल करते हुए कहती है चिंता मत करो, हम लोग भी थक गए हैं। रेमलिन फिर से चिल्लाती है तुम लोग मॉन्स्टर। इस इमेज में हमें ये छोटा सा मैप दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग क्लीनर के हेडक्वार्टर से होल टाउन में गाड़ी से जाते हैं और होल टाउन से निकलकर 10 मील चलकर कैनवास टाउन आते हैं। बेचारे रेमलिन की हालत खराब हो गई है। इसे ऑब्वियसली रेमलिन ड्राइंग करती है, तो उसके पास ज्यादा फिजिकल स्टेमिना नहीं है। तो उसके अलावा हम इधर देखे रूदो, गिल्टा, डियर सांता लोग फिजिकली भी से लड़ते हैं या फिर फील्ड ट्रिप पर जाते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना रेमलिन से तो ज्यादा ही है। अब इधर हम देखे तो मेयर आता है। रेमलिन से कहता है तुम्हें अभी भी ग्रो करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। रेमलिन अब हमेशा जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता था, अब ये बात रहने दो। यहाँ मेयर स्माइल करते हुए ही इन सभी के सामने खड़ा था। रेमलिन आंखें फाड़कर मेयर की तरफ देखती है, पर फिर भी तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेयर को गुस्से से कहने लग जाती है तुम यहाँ पर गाड़ी चला कर आए हो, बस इतनी सारी एनर्जी थी और यहाँ पर तुम गाड़ी लेकर आए हो, और इस बीच में मेरे पैर, मैं तो ठीक से अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही हूँ। कहता है अगर तुम्हें ड्राइंग करते रहना है तुम्हें अपना स्टेमिना तो बनाना ही होगा। रेमलिन फिर से चिल्लाती है ये आपको सही दिखाने की कोशिश भी मत करो, मतलब ही कही क्या। अभी हम देखे तो मेयर इन सभी को इनके अंदर लेकर आता है। अंदर जाते वक्त तो क्यूरियोसिटी से पूछता है तो ये सभी स्पेल कास्टर का मूरल कहाँ पर है। आगे बढ़ते हुए कहता है इतनी जल्दी मत करो, अभी रात होने वाली है, सुबह हम लोग इस काम की शुरुआत करेंगे। तुम बच्चे आज रात यहाँ पर रुकने वाले हो, ऑफ कोर्स तुम्हारा यहाँ पर रूम वगैरह रहना मैं सब देख लूंगा। गिल्टा एक्साइटेड होकर कहती है ये पी तुमको कोई डेजर्ट मत देना ना, तुम उसे रोक नहीं पाओगे। बेचारा शांत हो जाता है और डियर भी हामी भरता है, जैसे वो गिल्टा जो कह रही है इस बात से एग्री है। जैसे नाराज होकर ये आगे बढ़ रहा था, तभी पीछे से रेमलिन रुक जाती है और रूदो को आवाज लगा कर कहती है रूदो जो पहली बार मूरल के बारे में सुना क्या लगा। कहता है जो ड्राइंग वॉल पर की जाती है वही है ना। तो रेमलिन अपना हाथ उठाती है और ऊपर पॉइंट करते हुए उसे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है। तो रूदो भी अपना सर उठाकर सीलिंग की तरफ देखता है। उसे सीलिंग पर अलग अलग ड्राइंग दिखाई जाती है, काफी आर्टिस्टिक तरीके से बनाई गई थी। व्हाट द हेल। आप लोगों की समझ में आ रहा है कि रूदो के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा है। ड्राइंग ये वॉचमैन है। यहाँ पर इस ड्रायर को हम लोग थोड़ा सा क्लियरली देखें, ऐसा दिखाया गया है कि ये फिगर बादलों में बैठी हुई है। उसके हाथ और उसके सर पर हमें ऐसे आंखें टाइप दिखाई जाती है। इसका मतलब हम लोगों को समझ में आ रहा है कोई आसमान में बैठा हुआ पर नजर रख रहा है। भले ये ड्राइंग हम लोगों ने जो वॉचमैन देखा है उसकी तरह नहीं है। ड्राइंग की कंसेप्ट तो बराबर वॉचमैन वाली ही है। और इस फिगर में सर पर 4 आंख और इस फिगर के 4 हाथ हमें दिखाए जाते हैं, एक ऐसे ऊपर और एक ऐसे नीचे रखे हुए, जिन पर आई बनाया गया है, पर ये सर्कल बनाए गए हैं। या फिर एक मिनट, ये जो इस फिगर पर छोटे छोटे सर्कल बनाए गए हैं वॉचमैन सीरीज वाले सिंबल, थोड़ा सा डिस्कशन करना तो बनता है। ये फिगर का जो सर है राउंड सर की तरह भले ही दिखाया गया हो, और उसे एक तरह से ऐसे पेंट किया गया है जैसे कि वो प्लस शेप में है, में 4 सर्कल। और रूदो के वॉचमैन सीरीज वाला हम लोगो देखे तो एक बड़े से सर्कल हुए, सर्कल मतलब 4 सर्कल। कि हमने जो मनवारी असली फिगर देखी थी का वाला चेहरा भी हम लोगों ने प्लस शेप में और उसके बीच में एक बड़े सर्कल में 3 छोटे सर्कल ऐसा ही देखा था। ये फिगर बादलों के बीच में दिखाई गई है, इसका मतलब ये वॉचमैन की ही ड्राइंग है। तब इस ड्राइंग को बनाने वाला जो स्पेल कास्टर था वो वॉचमैन के बारे में जानता था। एक बात को मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि मूरल के बारे में सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि मूरल का मतलब क्या है। दीवार पर ड्राइंग की जाए वो मूरल है। ये यहाँ पर वॉल पर ड्राइंग नहीं की गई है, सीलिंग पर ड्राइंग की गई है। मतलब ये जो भी पहला स्पेल कास्टर है जिसने ये ड्राइंग बनाई है, जो कि वॉचमैन के बारे में अच्छे से जानता था, उसने ये ड्राइंग वॉल पर ना बनाते हुए ऊपर सीलिंग पर बनाई। ये एक तरह से ये रेप्लिकेट हो रहा है कि ऊपर से ये वॉचमैन हमें देख रहा है। ये ड्राइंग बनाते वक्त कुछ ऐसा ही सोचा होगा और शायद इसी वजह
वजह से ड्राइंग सीलिंग पर बनी हो, पर आगे आने वाले स्पेल कास्टर्स को इस बारे में ज्यादा कुछ पता ना हो, वो बस लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए सीलिंग पर अपनी ड्राइंग करते हो। ऐसा कुछ सीन यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो हुआ इस ड्राइंग के बारे में कंक्लूजन। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। की तरफ वापस आते हैं तो सीलिंग की तरफ काफी चौंक कर देखता है। कहता है ये सीलिंग। रेमलिन भी स्माइल करते हुए हंसते हुए कहती है, हे लगाती हो, तुमने ये कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, ये स्पेल कास्टर का हेरिटेज मूरल है। पर हर कोई मूरल के बारे में सुनता है तो वो वॉल की तरफ देखता है। फिर हम लोग उन्हें सीलिंग दिखाते हैं तो सभी लोग एग्जैक्टली चौंक कर कहते हैं। यहाँ ऊपर आगे रेमलिन स्मग स्माइल करते हुए काफी कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखती है, मैं जानती हूँ एग्जैक्टली ये ड्राइंग ऊपर क्यों है, क्योंकि पहले स्पेल कास्टर माका का इकोल लोगों के सरप्राइज हुए चेहरे देखना उन्हें बहुत पसंद। रूदो चेहरा कहता है, नहीं मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगा। इनसे कहता है, तुम बस लोगों को ट्रिक कर रही हो, उन्हें झूठ बोल रही हो, ये सीलिंग ही वॉल है। बिल्कुल भी नहीं, देखो ये सारा आर्ट वॉल पर भी बनाया गया है। रेमलिन के पीछे दिखाया जाता है जहाँ इंजन ब्रो ये लोग भी वो के पीछे पीछे आ रहे थे, इन लोगों की बातें सुन रहे थे। इंजन और ब्रो भी सीलिंग को देखकर सरप्राइज होकर कहते हैं, वो रात में कितना क्लियर दिखाई देता है। भी कहता है, हाँ सही कहा, हम लोग कभी रात में ज्यादा यहाँ पर रुके नहीं, तो हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। रेमलिन का एक तरह से चेहरा उतर जाता है और उधर ये सरप्राइज हो जाता है। तो रेमलिन मुंह फुलाकर इनसे पूछती है, क्या तुम लोग भी गाड़ी चलाकर यहाँ पर आए हो? कि समझ में नहीं आता इसने क्यों मुंह फुलाया है। ब्रो जूलियन लोगों को समझाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोग तो बस तुम लोगों पर ऐसे नजर रखते हुए यहाँ पर आए हैं। तुम लोगों के पीछे एक स्टूपिड गाय आ रहा था, कोई बात नहीं, अगर वो कुछ गलत करने वाला है वो इस टाउन में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तभी एक पेंटिंग को दिखाते हुए इंजन कहता है, क्या ये गॉब ने बनाई है? रेमलिन भी हाँ कह देती है। यहाँ पर इन लोगों के बीच में इस सीलिंग पर हम तीन ड्राइंग को देखते हैं। पहले तो वॉचमैन है, हमारे समझ में आ रहा है, ये बाकी तो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहे हैं। शायद ये वॉचमैन ही हो गए, क्योंकि हर अलग स्पेल कास्टर की अलग अलग ड्राइंग होती है, हर कोई अपनी इमेजिनेशन की तरह अपनी ड्राइंग करता होगा। वैसे भी ये बाकी दो ड्राइंग ये भी क्लियरली हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनके बारे में हम लोग कोई अजम्पशन नहीं लगा सकते। इस इमेज में हम देखे तो हमें गॉब के ड्राइंग को दिखाया जाता है, जिसके पीछे गॉब का थॉट ये था, स्पेल कास्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के थीम लेकर उनके पेंटिंग में उनके फीलिंग्स और आइडिया को ड्रॉ करते हैं, और इसी तरह से हम हमारी हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखते हैं। अब यहाँ पर हम रेमलिन और रूदो की तरफ आते हैं। रेमलिन के पेंटिंग के आगे की जगह दिखाते हुए तो कहती है, ये गॉब के पेंटिंग के आगे मैं अपनी ड्राइंग बनाने वाली हूँ। झुककर पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, वहाँ पर दूर उस साइड पर वाली जो ड्राइंग है पहले स्पेल कास्टर ने बनाया है। कहती है, पेंटिंग को मक्का का कौन ने बनाया है? ये पेंटिंग मुझे वॉचमैन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, मतलब इस पेंटिंग में बस एक आंख दिखाई गई है, तो ये वॉचमैन से कुछ अलग हो या फिर वॉचमैन हो। हम देखे रूदो इंजन पीछे से झुककर इस पेंटिंग को काफी अम्यूज होकर देखे जा रहे थे। जिन कहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और ये तीनों भी इन पर लेट जाते हैं। यहाँ पर ये लोग इस पेंटिंग को काफी केयरफुली देखने लग जाते हैं। जिन कहता है, ये इतनी भी बढ़िया पेंटिंग नहीं है, ये क्या है ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इस पेंटिंग में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, ये 6 जनरेशन पहले की पेंटिंग है। रूदो इस ड्राइंग की तरफ काफी केयरफुली देखने लग जाते हैं। नजर नीचे बने हुए सिंबल की तरफ जाती है। यहाँ पर है वॉचमैन सीरीज वाला लोगो, के बगल में और भी 3 लोगो थे। रूदो और इंजन का ध्यान वॉचमैन सीरीज वाले लोगों की तरफ जाता है, और इस लोगो को देखकर ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं, दोनों एकदम से उठ जाते हैं। रूदो पैनिक होकर कहता है, ये लोगो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो अपने ग्लव की तरफ देखता है जिस पर ये वॉचमैन वाला लोगो था। अपने ग्लव की तरफ देखते हुए कहता है, ये वॉचमैन सीरीज वाला लोगो वही सेम मार्क है जो कि मेरे ग्लव पर है। ओके, मैं अब तक वॉचमैन सीरीज के इस लोगो को एक बड़े सर्कल में 3 सर्कल कह रही थी। ये पूरा लोगो एक उल्टे ट्रायंगल में एक बड़ा सर्कल और इस सर्कल में 3 और सर्कल का ये लोगो है। और रूदो यहाँ पर जैसे अपने आप से ही सवाल पूछे ऐसे ही बात करता है, पर मैं तो यहाँ स्पेयर से आया हूँ, तो ये मार्क यहाँ पर कैसे है? इस तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है। तरफ हम क्लीनर के हेडक्वार्टर में देखे वो अपनी बातें कंटिन्यू कर रही है, और वह स्माइल करते हुए लोगों की बातें सुन रहा था। चोका कहती है, मैं यहाँ पर उस पेरियड के लिए आई हूँ। पेरियड के पास पेड़ की जो जारी जानकारी है हमें जानना बहुत जरूरी है, हमारे ग्राउंड के लिए है, हमारे भाइयों के लिए है, हमारे पूर्वजों के लिए है। लोगों से गिरफ्तार करेंगे, से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये स्पेयर और ग्राउंड कैसे रिलेटेड है। यकीन है कि इस बार हमारी जनरेशन इस गैप को भर देगी। मिस्टर अर्खा कॉर्वस का काफी सीरियसली ही कॉर्वस की तरफ देखे जा रही थी, और कॉर्वस ये तो हमेशा की तरह स्माइल करते हुए नॉर्मली चोका की तरफ देख रहा था। तो इधर रूदो के बाजू हम देखे रेमलिन रूदो से पूछती है, ये लोगो वाली चीज तुम्हें कैसे मिली रूदो? तो मुड़कर रेमलिन की तरफ देखते हैं। रेमलिन आगे कहती है, मैंने तो ये पहले नोटिस नहीं किया, क्या तुम पुराने दिनों वाले अंडरटेकर के फैन हो? रुको, यहाँ पर ये वाले अंडरटेकर की बात नहीं हो रही है, जरा रुको। कंफ्यूज होकर पूछता है, अंडरटेकर क्या? रेमलिन कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है।
ये जो ऊपर लोगोस के पिक्चर बनाए गए हैं वो स्पेलकास्टर काका के बेस्ट फ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे हम लोग उनके नाम के बारे में कुछ नहीं जानते। 4 लोगों को देखकर आप लोगों के कुछ समझ में आ रहा है? मतलब वॉचमैन सीरीज को छोड़ दे तो और 3 पावरफुल सीरीज है, सारे मिलकर 4 पावरफुल सीरीज। तो कोई याद ही होगा जब हॉर्ली हमें पहली बार वॉचमैन सीरीज के बारे में बता रहा था, उसने कहा था कि वॉचमैन सीरीज सभी सीरीज में सबसे पावरफुल सीरीज है। मतलब इस वॉचमैन सीरीज के अलावा भी और भी बहुत सारी सीरीज है। ली ने हमें ये भी बताया था ये जो वॉचमैन सीरीज के जो पार्ट है ये एक आदमी ने यूज किया था और उसी आदमी से इन सारे अलग अलग पीसेस को पावर मिली है। उसी तरह इस बाकी सीरीज को भी बनाने वाले कोई अलग लोग हो गए। अभी रेमलिन ने कहा ये पहले स्पेलकास्टर के सभी बेस्ट फ्रेंड थे। मतलब इस पहले स्पेलकास्टर के टाइम पर अलग अलग 4 पावरफुल लोग रहे होंगे इन्होंने इन सीरीज को बनाया है। यार इस चैप्टर में बहुत इंफॉर्मेशन मिली है हम लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है ये सही है या गलत है? कमेंट में जरूर बताइए। इस तरफ आए लिन अपनी बात कंटिन्यू कहती है, दो को कहती है पर हम लोगों को उसके बारे में पता है। इसके पास ये वाला लोगो था, ये माका का इक्वल के बेस्ट फ्रेंड में से ही है, अंडरटेकर यानी सरबेरिक। बात सुनकर रूदो के तो एकदम ही होश उड़ जाते हैं। जैसे जैसे कहता है क्या? पर वो मेरा नाम है रूदो सरबेरिक। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। आगे कुछ कहने से पहले आप लोगों को एक और बात याद आ रही है सरबेरिक नाम से ही। 81 में हॉर्ली ने थंडर्स का प्रमोशन करने के बाद उसे एक फिगरिंग दी थी जिसके नीचे लिखा हुआ था अंडरटेकर कैनी सरबेरिक। ये ऐसी फिगरिंग थी जिसके हाथ में हमें एक चावल टाइप चीज दिखाई दी थी। ये देखकर बॉन्डस तो काफी खुश हो गया था। कहता भी है मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रहा था। मतलब अंडरटेकर सरबेरिक के टाइम पर काफी फेमस इंसान होगा। ऑब्वियसली वही वॉचमैन सीरीज का ओनर है और रूदो का एंसेस्टर। अरे नहीं है भगवान, इसका मतलब रूदो तो नेपो किड निकला यार। कोई बात नहीं, पता है नेपो किड्स में भी टैलेंट होता है और हम लोगों को पता है तो में टैलेंट है बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह। कोई रूदो को नेपो किड नहीं बोलेगा, ठीक है? मैं क्या कह रही हूँ ये सब। आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट, हमने रुदु की ये टी शर्ट देखी के हाथ के कोने पर मिडल फिंगर वाला सिंबल बनाया गया है। पक्का अगस्त का ही काम है। चैप्टर 88 आई वांट टू ईट केक। शुरुआत में ही हम देखे क्लीनर के हेडक्वार्टर के बाहर कॉर्वस को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से खंबे को पीठ लगाकर खड़ा था और वो देर पहले जो हेलगार्ड के साथ उसकी मीटिंग हुई उसके बारे में सोचे जा रहा था। इस मीटिंग में हमें दिखाया जाता है कॉर्वस चोका को सीधे सीधे बता देता है मैं तुम्हें उस पीरियड को नहीं दे सकता। हम क्लीनर में से एक है, यहाँ पर एक क्लीनर के तौर पर काम कर रहा है। वैसे भी वो एक ऐसा सिटीजन है जिसने ग्राउंड पर कौन सा भी क्राइम नहीं किया है और आप उसे अरेस्ट करना चाहती है। क्या आपको नहीं लगता कि उसे अरेस्ट करना कुछ ज्यादा हो जाएगा? इंसान को की रेस अलग होने की वजह से आंकना और उस इनोसेंट सिटीजन को जबरदस्ती प्रेशराइज करना, फर्स्ट हेडगार्ड अथॉरिटी के तौर पर आप ऐसा कर सकते हैं? ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। तो चोका यहाँ पर बस साइलेंटली कॉर्वस को देखती है। लगता है मैंने कुछ जल्दी में ही बात पर रिएक्ट कर लिया। बस पैर और ग्राउंड का रिश्ता क्या है इस बारे में जानना चाहते हैं। पेरियट को पनिशमेंट देना ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। उस भी स्माइल करते कहता है मानता हूँ ऐसा नहीं है। चोका अपने जगह से उठ जाती है और वो पूछता है आप ये जल्दी जा रहे हैं? आपने तो अभी कॉफी भी नहीं ली है। चोका वहाँ से जाते हुए कहती है ये लगा ही था कि आप लोग मुझे उस पेरियड से मिलने नहीं देने वाले। वैसे भी मुझे कॉफी पसंद नहीं है। एंड इस प्रोफाइल में ये चोका कितनी स्टाइलिंग लग रही है मुझे। तो कॉर्वस कहता है ये कॉफी काफी बढ़िया थी, ट्राई करना चाहिए था। पर चोका वो वहाँ से निकलते हुए कहती है ये ट्रैश बिस वाला रिपोर्ट टाइम पर सबमिट करना मत भूलना। कॉर्वस कहता है ओ क्या आप जाने से पहले अपने भाई से नहीं मिलना चाहेंगी? चोका कहती है नहीं थैंक यू। पर वो जो ब्लॉन्ड चार्मर है जिसके बहुत सारे टैटूज है कहना कि मैंने उसे हेलो कहा है। चोका तुम्हें भी इंजन पर मेरी तरह क्रश है फिर तुम उससे गुस्सा हो कि वो तुम्हारे भाई को ले गया। देखा जाए तो का बिल्कुल इंजन के टाइप के हैं। उसने कहा था उसे मैच्योर लड़कियां पसंद है, का बिल्कुल वैसे ही है। आपको नहीं लगता? को ने इंजन के बारे में ये बात की। कॉर्वस और सेमियो ये दोनों भी एक तरह से ऑकवर्ड हो जाते हैं। इनमें से एक हेलगार्ड भी बात पर सीरियस हो जाता है। पर इधर हम देखे तो चोका आगे बढ़ते हुए उड़कर एक बार मुझसे पूछती है ये बस मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए है, क्या आप उस पीरियड का नाम मुझे बताना चाहेंगे? रोज कहता है रूदो। इधर हम रूदो की कंडीशन को देखे जो पूरी तरह से पैनिक होकर ये बता रहा था मेरा नाम रूदो सरबेरिक है। जिन ब्रो रेमलिन से शॉक होकर ये रूदो की तरफ देखने लग जाते हैं। लिन कहती है रूदो क्या तुम सरबेरिक अंडरटेकर के डिसेंडेंट हो? खुशी से उसे टीच करते हुए कहती है ड्यूड तुम्हें मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकली लोगों का दोस्त बनना तो कुटने में ही लिखा था। ये सारी थकान चली गई। ये सब टोटली मिरेकल है। रूदो यहाँ पर टोटली कंफ्यूज। हम यहाँ देखे तो इंजन ये पूरी तरह से सीरियस था। ब्रो यहाँ पर कहता है रूदो के एंसेस्टर ग्राउंड से आते हैं तो वो स्पेयर पर कैसे गया? तुम्हारे ब्लड लाइन में से कोई स्पेयर पर मूव ऑन कर गया या फिर तुम्हारी ब्लड लाइन स्पेयर पर शुरू हो गई? तुम में से कोई नीचे ग्राउंड पर आ गया था?
थोड़ा सीरियसली कहता है, रुदो मुझे लगता है कि तुम स्पेयर और ग्राउंड के एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन होने वाले हो। इंजिन अपनी सिगरेट जला लेता है और रुदो ये काफी सीरियसली ब्रो की सारी बातें सुनता है। इंजिन अपनी सिगरेट से बड़ा धुआं छोड़ता है, कहता है ऐसा लगता है हम लोगों को एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बेसिकली तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा था जो कि स्पेयर और ग्राउंड पर आ जा सकता था। यहाँ पर रुदो को झोरली की बात याद आती है। वॉचमैन सीरीज का हर एक सिंगल पीस अकेले आदमी ने पहना था। अगर वो इंसान मेरा एंसेस्टर होगा तो शायद एक कैनिस सर्बरिक ही होगा। झोरली की बात आ जाती है जिसने ये कहा था कि इमेजिन करो कि ये वॉचमैन सीरीज के सारे पीसेस को अगर हम एक साथ ही कलेक्ट करें तो आदमी क्या कर सकता है। ये बातें ही दिमाग में सोच कर रुदो से बात करता है, अगर मैंने वॉचमैन सीरीज के हर एक पीस को कलेक्ट कर लिया तो मैं बॉर्डर को क्रॉस कर सकता हूँ और बिना मरे पैर पर जा सकता हूँ। कि ये बातें सुनकर और इंजिन एकदम शॉक होकर उसकी तरफ देखता है। रेमलिन भी आंखें फाड़कर रुदो की तरफ देख रही थी। फिर ब्रो और इंजिन कंफ्यूज हो जाता है। रेमलिन अवे भी आंखें फाड़कर रुदो की तरफ देख रही थी। रुदो से कहता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम पहले यहाँ पर आए भी कैसे। वो कंफ्यूज क्योंकि उसे भी सवाल का जवाब पता नहीं था। इंजिन भी पूछता है तुम जब नीचे गिरे थे तब तुम मरे थे। रुदो फिर से कंफ्यूज, क्या बोलूं वो भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर इंजिन आगे कहता है कोई बात नहीं, पर उन वॉचमैन सीरीज के पीस को डाउन करना अच्छी आइडिया है। वॉचमैन सीरीज का हर एक पीस और द अंडरटेकर, इस दो क्लू को हम लोग फॉलो करें प्रोबेबली हम लोग बॉर्डर पर जाने का बड़ा सा पजल सॉल्व कर ले। कहता है तुम ऐसे ही अंदाजे लगा रहे हो है ना। इंजिन आगे कहता है हाँ, और वो एक आमो उससे जानती है तो बॉर्डर को क्रॉस करता है, बस उससे कुछ ज्यादा डिटेल निकालनी होगी। रुदो आमो को याद करके इधर शांत रहता है और फिर इंजिन से कहता है मैं उसे गलत आइडिया नहीं देना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि आमो ये सोचे हम लोग उसके बारे में इसलिए चिंता कर रहे हैं क्योंकि उसके पास हमें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन है। जिन यहाँ रुदो को देखता है वो रुदो के पास आता है और उसके सर पर हाथ रख के उसके सर को पैट करता है। वो कहता है सॉरी, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इंजिन ये आमो के बारे में कह रहा था। वो आगे ऐसी स्मग स्माइल करते हुए तो कहता है पर ऑफ कोर्स मैं उसकी उस इन्फॉर्मेशन के लिए ही चिंता कर रहा हूँ। तो एकदम से स्टन हो जाता है और उसे कहता है ये किस तरीके के डर्ट फेस हो तुम। तो इन लोगों का ये मूवमेंट चल रहा था तो यहाँ हमें पीछे रेमलिन को दिखाया जाता है। तो पूरा दिमाग घूम चुका था। वो इन लोगों से पूछती है स्पेयर पर जाऊंगा, तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो। जिन और रुदो रेमलिन की तरफ देखते उन्हें समझ में आता है कि रेमलिन को पता नहीं है कि रुदो स्पेयर से आया हुआ है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक पुराने जेल जैसी जगह जहाँ से हमें आवाज आ रही थी। ये आमो थी। वो आवाज लगाती है हेलो हे, तुम्हारा काम अभी भी नहीं हुआ है, तुम मुझे जाने देने वाले हो या नहीं। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे केक खाना है। भगवान, मतलब वो किसी ने जेल में बंद करके रखा है। नहीं यार, इस लड़की के साथ इतना बुरा क्यों होता है। चैप्टर 89 फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। चैप्टर की शुरुआत में हमें इस जेल को ही दिखाया जाता है जहाँ से अमो आवाज लगा रही थी हेलो प्लीज मुझे बाहर जाने दो। फिर इसे पागलपन वाले झटके आते हैं और वो चिल्लाने लग जाती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये मेरा हेल्पलेस एटीट्यूड भी तुम पर काम नहीं कर रहा। तुम मेरे शूज चाहते थे ना, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा यहाँ पर रखना ये तुम्हारी किंग है। ऐसी बात है तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया। ओह, पर अभी मैं बस उस बंदी बनाए हुए प्रिंसेस की तरह हूँ इसके बारे में पिक्चर बुक में लिखा गया है। उसमें से ऐसा कुछ होता है ना जहाँ उस प्रिंसेस को कोई बचाने आता है। तो ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर बैठकर इंतजार करूंगी। वो फेरी डिल्यूजन में खेती है। वो अगले ही पल पागलपन में चिल्लाती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पोवर्ड फ्री कहीं के। हम चिल्ला चिल्ला कर थक जाती है और हाँफने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक फिगर जो अमू को जेल के पिंजरे में चिल्लाते हुए बस देख रहा था। इस फिगर के हमें बस लंबे बाल दिखाई देते हैं। यहाँ अमू चिल्लाकर शांत हो जाती है और वो अगले ही पल रुदो को याद करके रोने लग जाती है। इधर कैनवा टाउन का सीन हम देखे जहाँ रुदो सीढ़ी पकड़कर खड़ा है। रेमलिन को उसकी पेंटिंग निकालने में मदद कर रहा है। वो जब सीढ़ी पकड़े हुए खड़ा था तभी वो पिछली रात जो बात हुई के बारे में सोच रहा था। हम लोग देखते हैं पिछली रात का ये सीन। ओह माय गॉड, ये सीन कितना बढ़िया है। ये इंजिन है, जब इसके हेयर डाउन होते यार ये कितना हैंडसम लगता है यार। ये है, दिल चुरा लिया तुमने मेरा इंजिन, लव यू सो मच। चैप्टर की तरफ आते हैं। इंजिन काफी सीरियसली इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में कर रहा था। ओह माय गॉड डैम, कितना हैंडसम लग रहा है यार ये। तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़कने लग गया इंजिन। ओके, बस पक्का चैप्टर की ही बात करते हैं। ओके, इंजिन कहता है वॉचमैन सीरीज, द अंडरटेकर और अमू, इन सब को ढूंढने के बारे में डिसाइड करना काफी इजी है। एक्चुअली में जाकर इन सभी को ढूंढना इतना आसान नहीं है। लोग यहाँ पर कैनवा टाउन का फूड स्ट्रीट देखते हैं और ये लोग ऐसे ही रेस्टोरेंट के सामने बैठकर खाना खा रहे थे और एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे थे। इंजिन कहने लग जाता है जहाँ तक अंडरटेकर की बात हो, जो लोग करंटली अंडरटेकर के तौर पर काम करते हैं हम लोग उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर अंडरटेकर
क्लीनर्स, रेडर्स, फिर हेलगार्ड की तरह ही ऑर्गेनाइजेशन हो और इसमें काम करने वालों को अंडरटेकर कहते हो। इंजन की बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। फिर हम खाने के टेबल पर देखे, यहाँ पर रेमलिन काफी शक की नजर से इंजन की तरफ देखते हुए टीटा को पूछती है ये कौन है? क्या कहती है ये इंजन है, अभी ना कर आया है। माय गॉड, इसलिए इतना बढ़िया लग रहा है। ओके, यहाँ पर ये जुजुत्सु काइसन का गोजो वाला सीन हो गया। इंजन का इस सब पर ध्यान नहीं था, वो अपनी बातें कंटिन्यू कहता है। सर मुझे ऐसा लगता है ये बाकी के वॉचमैन सीरीज वाले पीस की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढना, आमू कहाँ पर है, वो ठीक है भी या नहीं, इस सब का जवाब ढूंढने में बहुत काम लगने वाला है। ये जो रेडर का बॉस है झॉडली, इसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो रुदो कहता है एटलीस्ट उसे अमू के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसने कभी अमू का नाम सुना भी नहीं है। तो इंजन कहता है तो उसे अमू के शूज मिले कहाँ से? अगर उन रेडर से कोई मदद होती है तो उन रेडर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पीछे से कोई कहता है जाबर, ये फू था। ये इंजन के सामने आता है एकदम स्टेडी सावधान पोज में खड़ी रहकर ही जिनको कहता है वो जाबर था जिसने वॉचमैन सीरीज वाले शूज लाए थे। सर, यस सर। फू को देखकर सभी शॉक अपनी टेबल से उठ जाते हैं। रुदो भी कहता है एक रेडर इंजन ऑन गार्ड आकर अपनी अम्ब्रेला उस पर पॉइंट करता है। उसे पूछता है तुम इस टाउन के अंदर भी कैसे आ गए? फू डर कर कहता है नहीं रुको, क्या तुम लोग मुझे पहले से ही निकाल रहे हो? कहता है मैंने तुम पर नजर रखी थी, जानता हूँ तुम इस पूरे टाइम रुदो और इन बच्चों पर नजर रखते हुए उनके साथ घूम रहे थे। तुम लोग क्या प्लॉटिंग कर रहे हो? जल्दी बोलो। एमलिन यहाँ कैजुअली कहती है तुम जानते हो ना इस टाउन में कोई भी बुरा मकसद रखने वाला अंदर नहीं आ सकता। ये हमारे पहले स्पेल कास्टर की पावर है। ये बात सुनकर इंजन थोड़ा रुकता है, थोड़ा सोचने लग जाता है। फू भी हाँ में सर हिलाता है। इंजन अपनी अम्ब्रेला डाउन करता है और उसे पूछता है गलत मकसद वाले लोग इस टाउन में नहीं आ सकते, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फू राहत की सांस छोड़ता है और थोड़ा सा हिचकिचाते हुए इंजन के सामने भाव करता है। कहता है वो मुझे प्लीज अपना मिनियन बना दीजिए। इंजन डायरेक्टली कहता है बिल्कुल भी चांस नहीं है। वो कहने लग जाता है क्योंकि मैं कभी रेडर, इसलिए आपका मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने रेडर्स को छोड़ दिया है, प्लीज मुझे अपना मिनियन बना दीजिए। ये डायरेक्टली कहता है बिल्कुल भी नहीं। हाँ ब्रो और गिल्टा अपने आप में बातें करते हैं। जहाँ गिल्टा कहती है क्या अभी मिनियन कहा? कहता है नहीं, शायद तुमने कुछ गलत सुना होगा। मतलब यहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा, कोई रेडर खुद आकर कहे कि मुझे तुम्हारा सेवक बना दो। यहाँ इंजन फू ने अभी जो कहा उस बारे में याद करता है और उससे कहता है तुमने अभी कुछ देर पहले ये कहा कि वॉचमैन सीरीज वाले शूज जाबर लेकर आया था, है ना? वो कहता है हाँ हाँ मैंने ऐसे ही कहा था। तुमने इसके बारे में और भी कुछ सुना था कि वो वहाँ पर कैसे, फिर उसने वो शूज किससे लिए थे? यहाँ पर वो काफी देर तक याद करता है। थोड़ा पास का टाइम याद आता है जहाँ एक कोने में जाबर ये शूज लेकर बैठा था, उसे बात कर रहा था। जहाँ जाबर कहता है ये कितना बोरिंग था, ऐसे ही ये चीजें लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर जब ये चीजें ले वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लगा था वॉचमैन सीरीज के गिवर के साथ लड़ने का मौका मिलेगा, पर अब मैं टर्न ऑन हो चुका हूँ। बेशरम जाबर बातें बताकर वो कहता है ये सब उस जाबर ने मुझे कहा था जब उसने मुझे उसके खिलाफ फाइट करने के लिए कहा था। तो इंचिन और रुदो के समझ में आता है कि रेडर्स के आने से पहले ही अमू गायब हो गई थी। तो रुदो डिसअपॉइंटेड होकर पल पर अपना सरक देता है। तो सोचता है कि ये बातों से अमू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। डिसअपॉइंटेड होकर ही कहता है ना अच्छा होता कि एटलीस्ट हम लोग के चोकर से तो कांटेक्ट कर पाते, जिससे हमें कोई क्लू मिल जाता। बात सुनकर वो बताने लग जाता है इंसान ने ये चोकर बनाया है वो एक ऐसा गिवर है जिसके पास वॉचमैन सीरीज का कोई पार्ट है। ऐसा जब झॉडली बात कर रहा था तब मैंने सुना था। वो थोड़ा धीरे से कहता है अगर तुमने उस चोकर बनाने वाले गिवर को ढूंढ लिया तो मुझे लगता है कि शायद तुम उसका चोकर ढूंढ सकते हो। ये सजेशन सुनकर फू के तरफ देखता है तो उसे ये आइडिया पसंद आ गई है। यहाँ पर इंजन शक से ही फू से बात करने लग जाता है। तुमने तो बड़ी आसानी से तुम्हें जो पता है वो हमें आराम से बता दिया। तो भी कोई अपने पास की इन्फॉर्मेशन इतने आसानी से बता दे वो एक तरह से स्टूपिड हो सकता है या फिर पूरी तरह से झूठा। तो फू जल्दी जल्दी कहने लग जाता है हाँ क्या? सर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नकली ट्रांसबिस के अंदर की सारी चीजें झॉडली का एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट ऐसा था जहाँ पर झॉडली ये चेक करना चाहता था ये चोकर्स किसी गिवर के पावर से बने हुए हैं। हाँ सर ये ऐसा ही है, यही बात है, इससे मैं ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि मैं ये बात आपसे फिर से कह सकता हूँ। प्लीज मुझे अपना मिनियन बना दो सर। इंजन सर को हाथ लगा लेता है। अरे हाँ ये तो स्टूपिड है। इंजन थोड़ा दिमाग लगाकर सोचने लग जाता है, फिर एकदम से प्रेशर में ही आकर उसे कहता है ठीक है मुझे ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हम लोग ये सारी बातें क्लियर करने वाले हैं तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अपने बाल पीछे कर लेता है। काफी परेशान होकर ही इन सबको बताता है हम लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के पास जाने वाले हैं, सबके बारे में हम लोग उसे पूछने वाले हैं। पर सभी लोग तरह से शॉक होकर ही इंजन की तरफ देखते हैं। वो कहता है इंजन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उस सर दर्द देने वाले इंसान के पास इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए जाने वाले हो? कितनी बुरी आइडिया है, तुम्हारे भी समझ में आ रहा है? जिन यहाँ रुदो को देखकर उसे कहता है रुदो तुम इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। बात के लिए तुम तैयार हो?
और एक अलग सी जगह पर हम लोगों को दिखाया जाता है छत के ऊपर बहुत सारे पिंजरे लगे हुए हैं। हमें एक मरे हुए कौवे को दिखाया जाता है। इधर हम देखे झोरली को कि पीट करके बैठा हुआ था। ये पोर्टल वाली लड़की झोरली को आवाज लगाकर कहती है, झोरली वो लोग जल्द ही इंफॉर्मेशन ब्रोकर से कांटेक्ट करने वाले हैं। इधर हम देखे झोरली को ये पागल कौवे को कच्चा ही खाए जा रहा है। यू छी ने कहा था ये आदमी पागल है। चैप्टर 90 कंप्लीशन एंड एम्स। चैप्टर की शुरुआत में हम देखे रेमलिन सीलिंग पर अपनी ड्राइंग बनाना शुरू करती है। इस सब के बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। रूदो कलर्स की बकेट देकर उसकी पेंटिंग करने में मदद कर रहा था। इसमें हम देखे कैसे गिल्टा, रूदो, क्लियर, शांता रेमलिन को ड्राइंग बनाने में मदद कर रहे हैं। रूदो काफी ध्यान से ही रेमलिन के पेंटिंग को देख रहा था। रेमलिन खुश होती है, सीलिंग पर पेपर्स को पेस्ट करती है, अपने पॉकेट से अपने जिनकी यानी ब्रश को निकालती है, उसे एक्टिव करके बड़ा सा कलर का ब्रश बना देती है। हम यहाँ पर देखें कि कैसे रेमलिन ने सीलिंग पर अपनी पेंटिंग का स्टेंसिल बनाया है, वो उसे कलर कर रही है। कैनवा टाउन के सारे लोग रेमलिन के पेंटिंग पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। रेमलिन धीरे धीरे स्टेंसिल निकालती है। सभी लोग फिर एक्साइट होकर ही उसकी पेंटिंग की तरफ देख रहे थे। रेमलिन कहती है ये हो गया। रेमलिन पेंटिंग के पूरे स्टेंसिल को निकाल देती है। हम लोग यहाँ पर रेमलिन की इस पेंटिंग को देखते हैं। तो इस पेंटिंग का तो कोई मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा, पर देखते हैं जाकर इसका क्या मतलब निकलता है। रेमलिन इस पेंटिंग का पूरा स्टेंसिल निकालती है। सभी लोग पेंटिंग को काफी मेस्मराइज होकर देख रहे थे। यहाँ मेयर की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और सभी तालियां बजाकर रेमलिन के लिए सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। रेमलिन भी सभी लोगों के साथ चिल्लाकर सेलिब्रेट करने लग जाती है। हम देखे रुदो को जो कि काफी सीरियसली सबके बारे में सोचे जा रहा था। लोगों को बताया जाता है स्पेलकास्टर मुरल पर पेंटिंग बनाने के बाद रेमलिन ऑफिशियली स्पेलकास्टर बन गई है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, पर सभी लोग मुरल से बाहर जाते हैं तो यहाँ पर सामान वगैरह कलेक्ट कर रहा था। इंजीनियर उसे कहता है अच्छा काम किया, तुम्हें रेमलिन को मदद करने में मजा आया। तो रुदो यहाँ पर नेजिको ने उसे जो कहा उसके बारे में सोचता है कि नेजिको ने उसे कहा था जाओ जाकर खुद सीखो। कहता है अगर झानका ने मुझे करने के लिए ना कहा होता मुझे कभी पता ही नहीं चलता दूसरे की मदद करने की फीलिंग कैसी होती है। जिन कहता है तो क्या तुम यहाँ पर रहने वाले हो, चीज को एंजॉय करने वाले हो भी हमेशा। तो रुदो कहता है नहीं, यही वजह है कि मैं कुछ चीजों को पीछे छोड़कर जाने में काबिल बन चुका हूँ। मैं वॉचमैन सीरीज को ढूंढना चाहता हूँ और मैं हमो को भी ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं उस इंफॉर्मेशन ब्रोकर से कांटेक्ट करना चाहूंगा और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरी मदद करोगे इंजिन। रुदो अपने दिमाग में सोचता है तुम कुछ जानते हो, तुम शायद सब कुछ जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो सब कुछ बताओ। मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक तुम मुझे सारी चीजें ना बता दो। इधर इंजिन तो उसे हेल्प मांग रहा है देखकर स्माइल करता है और उसे कहता है अगर ये रिक्वेस्ट नए रुदो की तरफ से आ रही है तो मैं खुशी से तुम्हारी मदद करूंगा। इस कोने से फू को कहता है तुम बहुत लकी हो स्पेरियट रुदो। अपना मुंह बना लेता है। रुदो भी उसकी तरफ झुककर देखता है। कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो। फू आपको हम्बल दिखाते हुए कहता है यहाँ पर मास्टर जाएंगे वहीं पर उनका मिनियन जाएगा। इंजिन सोचता है मैंने इस मिनियन वाली बात को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया है। थोड़ी देर सोचता है और उसे पूछता है क्या तुम क्लीनर को ज्वाइन करना चाहते हो। तो फू कहता है अगर ऐसी बात है तो हाँ। तो इंजिन कहता है तो एक्स रेडर तुम्हें पहले हमारा भरोसा कमाना होगा। फू कंफ्यूज क्या। सीन चेंज होता है दूसरी जगह पर। एक टाउन के बाहर हमें दलदल को दिखाया जाता है और हम देखे तो चोका जो कि किसी को फेस करके खड़ी है। के सामने से इन्हें कोई कहता है क्या तुम लोग घर जा रहे हो। बंधे हुए लोग हेलगार्ड। भले ही कोइंसिडेंस से हम लोग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तुम जैसे लोग कभी पकड़ नहीं पाएंगे। देखते हैं इस रेडर को। आप लोगों को याद ही होगा रेडर्स ने जब पहली बार रुदो को पकड़ने का ट्रैप बनाया था तो उस वक्त इजिको रेडर की फाइट हुई थी। ये उस लेडी रेडर के मड डॉल में छुपकर इजिको पर वार कर रहा था। इजिको ने इसे हरा दिया। अब इसे यहाँ पर एक्स रेडर के तौर पर बताया गया है, मतलब झोरली ने इसे रेडर से निकाल दिया है। हमें उसका पूरा नाम बताया जाता है एक्स रेडर नोशु मास्टर कोंजा। मैं एक गिवर हूँ। मेरी एबिलिटीज की वजह से इस दलदल जैसी जगह पर भी मैं अपना रास्ता बना सकता हूँ और तुम मेरी जगह पर ना कब्जा भी रह रख सकते हैं। मेरी टेरिटरी है। तुम साधारण कमजोर लोग। अब ये हेलगार्ड ट्रेडर को पकड़ने आए हैं। फिर हम देखे चोका को कि काफी कूल तरीके से इसे कहती है यही प्रॉब्लम है तुम गिवर्स की कि तुम लोग बहुत नैरो माइंडेड हो। अगर मैं यहाँ पर अपना कदम नहीं रख सकती तो मैं तुम्हें यही से ही शूट कर सकती हूँ। ऐसा कहकर चोका अपनी गन निकाल लेती है। अमेरिकन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म ऐसा कर एक्स रेडर को शूट कर देती है। रेडर को आखिर तक समझ में भी नहीं आया इसके साथ क्या हुआ। के पीछे के ये बाकी जो गार्ड थे लोग आगे बढ़ते हैं। चोका इन्हें ऑर्डर देती है इसे पकड़ो, इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लो। चोका के बाजू का एक और हिलगार्ड कहता है पर बड़ी बहन ने तो रेडर का वो लैंप नहीं पहना है, ताकि इसे निकाल दिया गया है। तो चोका कहती है बात नहीं, पर यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है कि ये आदमी रेडर रहा है तो ये रेडर्स के लीडर के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर जानता होगा।
ये हेलगार्ड इस दलदल में गिरे हुए रेडर के पैर को पकड़ लेते हैं और इस दलदल से खींच लेते हैं। रेडर की इस पतेंटी हालत को देखकर चोका कहती है, जानका तुम्हें इसीलिए ही वार्निंग दी थी, कभी गिवर मत बनना, ना तुम्हारी ऐसी हालत होगी। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। अब मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।